हेलो बच्चों। ओके, तो आज हमारा है नेक्स्ट वीडियो। आई नो कि काफी टाइम लग गया वीडियो दूसरा आने में, बट इट्स ओके। अब मैं थोड़ा कंटिन्यूशन में रखूंगी। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा लाइट का, तो मैं आपको बोल के प्रोनाउंस कर दूंगी तो आपको ये इशू नहीं आएगा। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। काफी डिमांड आई थी कि दीदी प्लीज आप इस टॉपिक पे मेरे वीडियो बना दो, तो दैट इज द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो काफी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। 8th क्लास, 9th, 10th, 11th प्लस 12th, ये पांचों क्लासेस में आपको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूछा ही जाता है। ओके, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो यहाँ हम चालू करते हैं मोशन। सबसे पहले मोशन जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि मोशन एग्जैक्टली होता क्या है और मोशन के साथ साथ रेस्ट क्या होता है। ठीक है, हम ये दो चीज देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। ठीक है, जहां पे समझ में ना आया आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, मोशन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं मोशन की बात करूं तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को चेंज कर रहा है, या फिर मैं बताऊं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन को छोड़ देता है, ठीक है, अगर कोई भी पोजीशन अपनी रेस्ट पोजीशन को क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो वो कौन से में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। मोशन मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, मोशन मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक डिस्टेंस को कवर करना, उसे हम बोलते हैं मोशन। अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो रेस्ट क्या होता है, रुका हुआ। अगर कोई भी चीज रुकी हुई है, अगर वो नहीं चल रही, जैसे अगर मैं स्टोन की बात करूं, ये मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास है स्टोन, तो स्टोन क्या है, जब तक इसमें हम कोई भी एक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये रुका रहेगा। तो स्टोन कौन सी पोजीशन पे रहेगा, रेस्ट की पोजीशन पे। अब अगर हम आ जाते हैं मोशन पे, तो मोशन क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ देता है, अब चाहे फिर वो एक ही जगह पे खड़े खड़े घूम जाए या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहा है तो वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पर है, मोशन में, वो रेस्ट में नहीं है। तो ये तो होता है हमारा मोशन। कि मोशन क्या हो गया। हम न्यूटन के लॉज पहुंचने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ, लॉज ऑफ मोशन में होती क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोशन में फर्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, मान के चलिए ये हो गया हमारा घर, ठीक है, ये हमारा घर है, और यहां से मान के चलिए हम आ रहे हैं पार्क में, ये हो गया हमारा पार्क। अब मान के चलिए अगर हम घर से पार्क में आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे यहां से लेकर यहां तक आने में। तो ये पूरा जो पाथ होता है, मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। ठीक है, याद रखिएगा, जहां से हम मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं या जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हमेशा क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन को हम यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम जहां पर हमने होम से लेकर हम कहां पर आए हैं, पार्क तक आए हैं, तो जहां पर हम पहुंच जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। या आ गए हम फाइनल पोजीशन पर, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है हमारा, कि इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, मतलब होम से लेकर पार्क तक, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक कितना पाथ हमने ट्रैवल किया है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मैं डिस्टेंस की एसआई यूनिट की बात करूं तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। इसमें तो कोई डाउट आने नहीं चाहिए कि भैया हमने इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक में जितना डिस्टेंस हमने कवर किया है उसे हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस, जितना पाथ हमने कवर किया है। अब अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे आ जाऊं, जो कि होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये आ जाओ हमारे डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लूं, मतलब अगर मैं इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, तो ये क्या है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या हो गया, सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस याद रखिएगा, डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल से लेकर पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है या पूरा जो पाथ कवर किया है कहां तक, फाइनल पोजीशन तक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर मैं सबसे छोटा सा डिस्टेंस ले लूं, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लूं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज वेलोसिटी। आ जाइए जल्दी से। ओके, तो अब आ जाओ आप थर्ड टॉपिक पर। बेसिक चीजें इसलिए बता रही हूं ताकि जब हम अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जब अपन पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सब चीजें मुझसे पूछोगे नहीं कि दीदी ये क्या होता है, ये क्या बीच में आ गया, तो ये सब चीज समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो ना। वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी मतलब कितना पाथ कवर कर रही है कोई भी एक बॉडी। मतलब अगर कोई भी हमारी एक बॉडी है, ये एक जगह से अगर दूसरी जगह तक जा रही है, फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन, तो इसमें इसने कितना पाथ कवर किया है, पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, कितना पाथ कवर्ड किया है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। बस वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, v से। तो वेलोसिटी क्या बोला, कितना पाथ कवर किया गया है बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह, इट मीन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितना पाथ कवर किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम और देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है ना हमको, एक्सेलरेशन देखिए, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। मतलब क्या बोला गया है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब अगर वेलोसिटी देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें यहां से मान के चलिए अगर हमें 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो पहले 2 किलोमीटर तक हमारी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। उसके बाद हमने स्पीड को क्या कर लिया, कम कर लिया। मान के चलिए वहां पे थोड़ा ऐसा क्राउडेड एरिया आ गया, तो हमने 80 की जगह पर हमने 40 कर लिया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन स्पीड हुई। और वेलोसिटी क्या बोला गया, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, मतलब कितना पाथ कवर कर रही है बॉडी, स्पीड भी चेंज होगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले 2 किलोमीटर में हो सकता है उसकी वेलोसिटी v2 हो, ठीक है, और आगे के 3 किलोमीटर में हो सकता है उसकी वेलोसिटी v1 हो। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस का v1 अपॉन। अब एक बात थोड़ा दिमाग लगाओगे कि अगर हम जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, अगर हम यहां से घूमने जा रहे हैं, तो अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे में मान के चलो हमने कितना किलोमीटर कवर किया है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। 1 घंटे में हम इतना पहुंचे या 1 सेकेंड में हमने इतना कवर किया है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है, v2 माइनस v1 अपॉन का t, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। ये हो गया बेसिक। डिस्टेंस क्या बताया था, कितना पाथ कवर कर रहा है कोई भी बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, कितनी स्पीड में चेंज आ रहा है। पहले जो 2 किलोमीटर तक गए तो हो सकता है भैया भीड़ भाड़ कम हो, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही कोई गाड़ी, और अगर हो सकता है आगे 3 किलोमीटर बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया हो, तो हो सकता है 50 की स्पीड पे चल रही है। तो चेंज इन स्पीड और एक्सेलरेशन लास्ट में मैंने क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो बड़ी वाली वेलोसिटी होगी, मतलब v2 माइनस का हम क्या कर देंगे v1 अपॉन कितना हो जाएगा, कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। जल्दी से आप ये सब उतार लीजिए। उसके बाद हम आते हैं न्यूटन का पहला नियम।
अच्छा, न्यूटन जी के बारे में तो नहीं बताना होगा ना? हाँ हाँ पता है, तुम लोगों की पता है। चलो ओके, अब हम आ जाते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इजी है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इजी चीज न्यूटन जी ने बताई है। न्यूटन जी ने ये चीज बताई है कि अगर कोई भी चीज रेस्ट पर है, रेस्ट ऑफ मोशन हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। रेस्ट मतलब अगर कोई भी चीज रुकी हुई है, ठीक है, अगर कोई भी पत्थर रखा हुआ है, या मतलब कोई भी अगर चीज रखी हुई है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, तो वो तब तक रेस्ट ही पोजीशन पर रहता है जब तक उसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा देते हैं। फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ये हमारा स्टोन है, ठीक है, पत्थर रखा हुआ है, और ये कौन सी पोजीशन पर है? रेस्ट पोजीशन पर है। तो न्यूटन जी ने ये बोला है हमें पहले नियम में कि अगर कोई भी पत्थर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो तब तक रेस्ट पोजीशन पर रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगा देते। अगर मैं इस पत्थर को रख दूंगी तो 1 साल 2 साल 3 साल ये पत्थर ऐसा का ऐसा ही रहेगा जब तक इस पे कोई भी बाहरी बल नहीं लगता, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है कि अगर कोई भी बॉल है, या फिर बॉल नहीं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मान के चलिए ये पहाड़ से अगर ये बॉल गिर रही है, ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में था, यहाँ पर ये बॉल क्या में है? मोशन में है। उन्होंने ये चीज बोली है कि अगर कोई भी एक चीज, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक फिर से उसमें कोई भी एक फोर्स नहीं लगा दी जाए। जैसे कि ये बॉल अगर पहाड़ से गिर रही है तो गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी। अगर हम यहाँ पर कोई एक स्टोन रख देते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी पत्थर रख देते हैं, तब जाकर ये बॉल इससे टकराएगी और रुकेगी। तो न्यूटन जी ने हमें यही बताया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक उसमें बाहर से कोई भी एक फोर्स नहीं लगाया जाता, या फिर अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाए। आया समझ में? कोई भी अगर एक चीज रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाया जाएगा। आ गया समझ में? अगर आ गया तो डेफिनेशन देखो, समझना, पूरी गहराई से समझना, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट will remain at rest unless and until an external force is not applied to it। ये हो गया। देखिए क्या बोला गया है, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। हर एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल मतलब जब तक कि कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाया जाता। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या बोला गई है, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन will remain in motion unless and until an external force is not applied to it। इसका मतलब क्या बोला मैंने, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, विल रिमेन इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू इट, कोई भी एक बाहरी बल या फिर एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं किया जाता, तब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई भी एक बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाता। आया समझ में?
इतना नोट डाउन करिए फटाफट। उसके बाद हम आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पर। ओके, अब हम आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पर। न्यूटन का सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, उसमें फर्स्ट लॉ के बारे में भी बताया हुआ है और थर्ड लॉ के बारे में भी बताया गया है। तो दोनों को क्या है ना, उन्होंने मर्ज कर दिया है, दोनों को मर्ज करके उन्होंने बताया है। सेकेंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। ओके, सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा मोमेंटम। आई गारंटी यू कि अगर आप ध्यान से मेरा ये वीडियो को देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा सेकेंड लॉ में। मोस्टली बच्चों को आता है, काफी डाउट आता है कि क्या होता है मोमेंटम सेकेंड लॉ में, P = m/v कैसे आ गया, वो क्या होता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी डाउट है वो प्लीज आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। इसका फॉर्मूला होता है m/v। सबसे पहले मोमेंटम देख लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। ओके, तो मोमेंटम क्या होता है, P। मोमेंटम को हम डिनोट कर रहे हैं P से, ठीक है। m मतलब होता है हमारा मास इंटू v मतलब होता है हमारा वेलोसिटी। अब देखिए, सबसे पहले हम इस वाले टर्म को पढ़ेंगे, मास को, और दूसरा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी को, ठीक है। ओके, तो मास को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे कॉमन सी बात है, अगर मेरे को किसी को या फिर अगर कोई भी एक दोस्त, फॉर एन एग्जांपल ले रही हूँ भैया, सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। अगर कोई भी एक दोस्त है, यहाँ पर अगर 50 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट है, पत्थर है मान के चलो 50 किलो का, और यहाँ पर एक 5 किलो का पत्थर है, ठीक है। तो 5 kg का और 50 kg का, तो दोनों में से अगर मैं सामने वाले को मारूंगी, ठीक है, तो सामने वाले का सर कहाँ में फटेगा, 5 किलो में फटेगा। आई मीन प्लीज आप इसको एग्जाम्पल जैसे लीजिएगा, ठीक है। 5 kg में उसको ज्यादा चोट आएगी या फिर 50 kg में, 50 kg में, गुड, 50 kg में उसको चोट आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मास है यहाँ पर कितना है, 50 kg है, और यहाँ पर जो मास है वो कितना है, 5 kg है। तो ये क्या हो गया, 50 kg, मतलब जहां पर मास ज्यादा है वहां पर ज्यादा जोर से लग सकती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये मैं मान लेती हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास ज्यादा है, अगर मैं 100 किलो का पत्थर ले रही हूँ और अगर मैं एक 2 किलो का पत्थर ले रही हूँ, तो 100 किलो वाले से ही ज्यादा लगेगी, करेक्ट। तो ये वाला हो गया हमारा मास वाला फेज, कि ये ज्यादा वजन है तो ज्यादा चोट लगेगी। ओके, अब अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाती हूँ, ये है हमारी बुलेट। बुलेट वो चलाने वाली नहीं है ना, गन लिख देती हूँ यहाँ पर, गन है हमारी, ठीक है। गन की बात करूं, और अगर यहाँ पर हमने एक ले लिया है ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट। अगर मैं गन से किसी इंसान को मारूंगी, गोली से अगर मैं उड़ाऊंगी उसे, और अगर मैं उसको ब्रिक से मारूंगी या फिर मैं ईंट से मारूंगी, तो गन में क्या होती है, यहाँ पर बुलेट आती है, छोटी सी होती है, बिल्कुल इतनी सी, ठीक है। वो बुलेट से इंसान को लगेगी या फिर ब्रिक से, ऑब्वियस सी बात है बुलेट से। लेकिन यहाँ पर अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि भैया जिसका मास ज्यादा होता है उसको उससे ज्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बुलेट का मास बहुत ही छोटी सी, इतनी सी बुलेट होती है, लेकिन अगर वो लग जाए तो इंसान, समझ जाओ आप, है ना। तो अगर बुलेट का मास यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन ब्रिक, अगर वही मैं ईंट की बात करूं, तो उसका जो मास होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मास वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर जो टर्म आएगा वो आता है वेलोसिटी, कि भैया वेलोसिटी कितनी तेज से, बुलेट जब हम गन चलाते हैं तो जो वेलोसिटी लगती है बुलेट को वो काफी तेज होती है, बहुत ही स्पीड जो होती है वो काफी तेज होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाता है, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब अगर मास ज्यादा है तब तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन वेलोसिटी भी मैटर करता है। ईंट से इंसान नहीं मरेगा, है ना, लेकिन अगर उसको गोली लग गई है तो इंसान निपट ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइज या फिर मास मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है, वेलोसिटी। तो ये दोनों जो टर्म है
P इज इक्वल टू m इंटू वी, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये आया कैसे, ये इसी एग्जाम्पल से आया। मतलब मास क्या, कि अगर मास ज्यादा है तो ज्यादा लगेगी, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगेगा, और वेलोसिटी भी यहाँ पर आती है। वेलोसिटी इस वाले एग्जाम्पल पे नहीं इंक्लूड हो सकती, इसलिए मैंने आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल दिया कि वेलोसिटी मतलब जितनी तेज से बुलेट लगी है, अगर उतनी तेज से हम ईट नहीं लगी है ना, तो बुलेट से इंसान निपट जाता है लेकिन ईट से नहीं। तो यहाँ पर वेलोसिटी वाला एग्जाम्पल आया और यहाँ पर मास वाला। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी इस प्रकार से होता है ये वाले एग्जाम्पल से। ये तो हो गया हमारा मोमेंटम। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। इतना आप लोग उतारिए जल्दी से। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये A और B पोजीशन है ना, B, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से, ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन, ये हो गई हमारी फाइनल पोजीशन, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं उसका मोमेंटम निकालूं तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल पोजीशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P2, और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P1। अब अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मान के चलिए, ठीक है, उस पर अगर मैं फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, क्या लग रहा है उस पर फोर्स, तो फोर्स अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, मतलब अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन निकाल रहे हैं तो उसमें हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। कि भैया अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है तो उसका चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक या फिर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उसका जो मोमेंटम है वो कितना आया है। तो अब हम देखिए कैसे निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल टू क्या निकालना है हमें, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह आया है तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा उसे। तो यहाँ पर हम टाइम, यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अब हमको निकालना है, ठीक है। आ जाइए अब हम, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा रब कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, अपॉन का क्या हो जाएगा हमारा टाइम। अब अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या हो जाएगा अपना, अगर अपन चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो V2 माइनस V1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे भी हम कैसे लिख देंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, अपॉन नीचे क्या चल रहा था हमारा टाइम। ये चीज याद रखिएगा, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। चेंज इन मोमेंटम निकालने इसलिए हमने फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया है, ठीक है। अब आ जाइए, फोर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, अच्छा हम ये बाद में करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब P1 अपॉन टाइम मतलब T। इतना आया। फाइनल मोमेंटम मतलब P2 हो गया, माइनस का माइनस लगा दिया, इनिशियल मोमेंटम मतलब P1 अपॉन कितना कर दिया हमने, टाइम। फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, F से। तो ये आ गया हमारे पास F। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था भैया कि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अब हम क्या कर देंगे, P की जगह पर M इंटू V रख देंगे। तो रख दीजिए, F इज इक्वल टू P2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M V2। P2 है इसलिए वेलोसिटी V2 हो गई, मास तो सेम ही रहेगा, माइनस P1 है
तो mv1 अपॉन नीचे क्या चल रहा था हमारा टाइम, तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा टाइम। ध्यान से देखिएगा P2 है यहाँ पर, तो mv2, ठीक है, मास में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में, माइनस का माइनस mp1 है तो mv1 अपॉन t था, तो अपॉन हमने क्या कर दिया, t कर दिया। इसके आगे आ जाइए, F इज इक्वल टू mv2 माइनस v1 अपॉन क्या चल रहा है, सॉरी mv1 अपॉन t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारा m है, यहाँ पर भी हमारा m है, दोनों में से हम m को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ये हमने m को कॉमन निकाल लिया। अब हम यहाँ से m कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, v2 माइनस, यहाँ से अगर m चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, v1 अपॉन नीचे क्या चल रहा था हमारा टाइम। ये आ गया हमारा। अब इसके पहले मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या था, चले आओ बैक कर दो पूरा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन का टाइम, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t। आप सोच रहे हैं हाँ दीदी अब समझ में आ रहा है, ये क्या पढ़ाया था मैंने, v2 माइनस v1 अपॉन t। अब क्या कर सकते हैं, ये पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर क्या रखा जाएगा, a। वेरी गुड। तो हम क्या कर देंगे, ले लो भैया यहाँ पर f इज इक्वल टू m ब्रैकेट में v2 माइनस v1 अपॉन t। अब इस पूरे की जगह पर क्या रख दिया जाएगा, a रख दिया जाएगा, तो f इज इक्वल टू m इंटू a। ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे अगर जा रहा है, तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है, तो फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन का टाइम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो बड़ा वाला क्या था P2 माइनस छोटा वाला क्या था P1 अपॉन टाइम चल रहा था। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू v। हमने क्या कर दिया, P की जगह पर mv रख दिया, P2 मतलब mv2 माइनस P1 इज इक्वल टू mv1। हमने क्या बताया था, वेलोसिटी चेंज होगी, मास चेंज नहीं होगा, अपॉन t। यहाँ से हमने क्या कर दिया, m को कॉमन निकाल लिया, हमें आपस अंदर क्या बचा, v2 माइनस v1 अपॉन का t। अरे भैया हमें चीज जानते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमने रख दी a की वैल्यू उठाकर यहाँ पर। ये आ गया हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए जल्दी से इसे उतारिए, उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। ओके चलो, अब हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आ जाइए भैया, लिख लीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इजी है, सिंपल सा है। देखिए, जितना तेज मैं इस बोर्ड पर मारूंगी उतना ही तेज मुझे भी मिलेगा। अगर मैं आप लोगों की भाषा में बोलूं तो अभी सो कॉल्ड बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कर्मा, है ना, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। वही न्यूटन जी ने बहुत पहले बता दिया है, जैसा करोगे, जितना फोर्स मतलब जितनी तेजी से मैं इस बोर्ड पर मारूंगी, अगर मैंने धीरे मारा है तो मुझे भी धीरे लगी है, अगर मैंने खूब तेजी से मारा है तो मुझे भी खूब तेजी से ही मिलेगा। समझ रहे हो मेरी चीज। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, एवरी एक्शन जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल आपको बराबर सामने से भी उतना ही मिलेगा। अगर मैं आप लोगों की भाषा में बोलूं, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा मिलेगा। खैर ये सब चीजें हटा दो थोड़ा साइड, वरना तुम लोग अभी रोने लग जाओगे कि नहीं नहीं हमने तो सब उसका अच्छा ही किया था, लेकिन वो तो चलो हटाओ। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction। मतलब मैं जितना तेज इस ब्लैक बोर्ड पे मारूंगी उतना ही
बराबर फोर्स मुझे ब्लैक बोर्ड से भी मिलेगा। धीरे मारा है धीरे लगेगी, तेजी से मारा है तो तेजी से लगेगी। मतलब अगर F1 फोर्स अगर मैं लगा रही हूं तो सामने से भी मुझे क्या मिलेगा, F2 फोर्स इक्वल मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझ रहे हो, यहाँ पर ये बोर्ड है, यहाँ से अगर अपन फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन से अपन को फोर्स आ रहा है। यहाँ से मैंने मारा और फोर्स कहां से आ रही है, इस साइड से आ रही है, उल्टे डायरेक्शन से। तो एवरी एक्शन, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, ये हो गया एक्शन, हैज एन इक्वल। इक्वल मतलब जितनी तेज मैं मारूंगी उतना ही तेज मुझे लगेगी। अगर मैं धीरे मार रही हूँ तो धीरे लगेगी, तेज मार रही हूँ तो तेज लगेगी। हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट क्यों, क्योंकि यहां से अपन मार रहे हैं और सामने से अपन को मिल रहा है उल्टी डायरेक्शन से, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस का F2, माइनस साइन इसलिए आ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए नेगेटिव। बस ये होता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, कि भाई जितनी तेजी से अपन ने मारा उतनी तेजी से अपन को पे बैक मिल गया। ये बताया है न्यूटन जी ने। ठीक है, ओके। तो ये मोशन वाला टॉपिक आज यही खत्म होता है। इसके बाद आप मुझे और सजेशन देते रहा करिएगा कि आगे कौन से टॉपिक रखने हैं। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, और अगर कोई चीज दिक्कत आ रही है समझने में तो आप वो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ओके, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।